दोस्तों, आज फिर हमारे साथ हैं करंट अनप्लग के संपादक राजीव रंजन सिंह जी। राजीव जी, आपका स्वागत है नई परख के मंच पर। जिसका सब लोगों को अंदेशा था और हम लोग भी बार बार उसका जिक्र कर रहे थे अपनी चर्चाओं में। दूसरे आर्थिक विशेषज्ञों से जब मैं बात करता था तो उनसे भी इसी प्रकार की चर्चा हो रही थी। देश का जो आम आदमी है, जिसको आप कह सकते हैं कि निम्न वर्ग का, और वो व्यक्ति जो गरीबी की रेखा से जरा सा ऊपर है, या बिल्कुल गरीबी की रेखा पर बैठा हुआ है, या गरीबी की रेखा से नीचे है। खाड़ी युद्ध का और सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था का जो मिसमैनेजमेंट है, जो कुप्रबंधन है, उसका सबसे ज्यादा असर उसके ऊपर पड़ रहा है। मेरे जैसे व्यक्ति हो या आपके जैसे व्यक्ति या हमारे आर्थिक वर्ग में आने वाले व्यक्ति जो हैं, वो थोड़ा महंगाई को थोड़े दिनों के लिए झेल सकते हैं। हमारे पास कुछ शॉक एब्जॉर्बर्स होते हैं, तो हम थोड़ा-सा उसको झेल सकते हैं। लेकिन आप सोचिए, इसकी आमदनी 10,000 रुपए है, 15,000 रुपए है, 20,000 रुपए है, 25,000 रुपए है, या यहाँ तक कि 50,000 रुपए है या 75,000 रुपए भी है। या वो कैसे इसको झेलेगा? ये प्रश्न है। है। तो ये महँगाई इतनी ज़्यादा बढ़ रही है। आज स्थिति ये है, आज की बिल्कुल ताज़ा खबर ये है कि जो 19 किलो वाला जो कमर्शियल सिलेंडर होता था, उसके दाम सरकार ने ₹42 बढ़ा दिए। जो छोटू सिलेंडर होता था, इसको बहुत गरीब आदमी, मज़दूर, जो बाहर से आया हुआ, बिहार से आया हुआ, उत्तर प्रदेश से आया हुआ और दूसरी जगहों से आया हुआ जो गरीब मज़दूर है, जो इंडस्ट्रियल हब्स में काम करता है, जो उसको छोटू सिलेंडर बोलता है, छोटू सिलेंडर लेता है, उसकी भी कीमत जो है वो ₹11 बढ़ा दी गई है। पहले से इस सरकार के कुप्रबंधन के कारण ये सारे सिलेंडर ब्लैक में बिक रहे हैं। सरकार जो बढ़ा रही है उसको तो पहले से ही कई कई गुना ज्यादा देना पड़ता है। जैसे ही ब्लैक में देने वालों को पता लगता है कि अब सरकार ने कीमत बढ़ा दी है, तो वो ब्लैक वाली कीमत भी बढ़ा देते हैं। यानी सरकार उसकी सप्लाई दुरुस्त नहीं कर पा रही है और लगातार उसकी कीमत जो बढ़ती जा रही है। इस तरह लोगों के ऊपर सीधा सीधा डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ रहा है महंगाई का। उसके बाद में इसकी वजह से जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं पिछले दिनों, और अब और बढ़ने वाली हैं। कोई ऐसा थोड़ी ना है कि जो बढ़ चुकी हैं उसके आगे नहीं बढ़ेंगी। जबकि दुनिया के बाजार में जो क्रूड है, कच्चा तेल है, उसकी कीमतें तो बढ़ नहीं रही, उसकी कीमतें तो कम हुई हैं। इसके बावजूद भारत के अंदर कीमत बढ़ाई जा रही है। आपने पहले ही बताया था पिछले वीडियो में कि जापान की सरकार एक नया पैकेज लेके आ रही है, बजटरी पैकेज लेके आ रही है, जिसमें वो जनता को सब्सिडी देगी, राहत देगी, ताकि वो बढ़ी हुई तेल की कीमतों को एब्जॉर्ब कर पाएँ, बढ़ी हुई तेल की कीमतों से निपट पाएँ। भारत सरकार के पास ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, ऐसी कोई योजना नहीं है। जबकि कहाँ जापान का पर कैपिटा इनकम और कहाँ भारत का पर कैपिटा इनकम, दोनों में कोई वो ही नहीं है, किसी किस्म की कोई तुलना नहीं है। तो ये जो सरकार का मिसमैनेजमेंट है, दूसरे जो मैक्रो इकोनॉमी की समस्याएं हैं, ऐसे गिरता हुआ रुपया, जिसकी वजह से सारी की सारी अर्थव्यवस्था गड़बड़ाई हुई है। बड़े-बड़े पुराने अर्थशास्त्री मोंटेज सिंह अहलूवालिया एक-एक पेज के अखबारों में, अंग्रेजी के अखबारों में इंटरव्यू दे रहे हैं। अब आम लोग तो बड़े उन मोंटेज सिंह अहलूवालिया का एक पेज का अंग्रेजी में छपा हुआ इंटरव्यू पढ़ती नहीं। मैंने तो आज सवेरे काफ़ी समय लगा के उसको पढ़ा। तो वो मोंटेग सिंह अहलूवालिया तर्क दे रहे हैं कि रुपए डॉलर के मुकाबले रुपए गिरना अच्छी बात है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। वो ये तर्क दे रहे हैं। तो ये जो पूरा नज़ारा है, जिसका सीधा-सीधा प्रभाव देश के उन लोगों पे पड़ता है, जो करीब हमारी 75 से 80% आबादी बनाते हैं। उनकी हालत बहुत खराब हो रही है, उनमें नाराज़गी बढ़ेगी, फिर वो लोकतांत्रिक व्यवस्था से नाराज़ हो जाएँगे, उसके खिलाफ सोचना शुरू कर देंगे। कोई भी बड़ी दुर्घटना घट सकती है, सरकार उनके दमन पे उतरेगी, तो एक तरह का दुष्चक्र शुरू हो जाएगा, मतलब एक तरह का, इसको विशियस सर्किल बोलते हैं, वो विशियस सर्किल शुरू हो जाएगा और हमारा लोकतंत्र और ज़्यादा ढलान पे तेज़ी के साथ में फिसलता हुआ नज़र आएगा। राजीव जी, बताइए। सर, बहुत ही बड़ा सवाल था जो मुझे इसके 2 भाग समझ में आए। एक तो आप ये जानना चाह रहे हैं कि भई इसका मैक्रो इकोनॉमिक इफ़ेक्ट जो है, वो लोगों की आम मर्रा की ज़िंदगी जो है, उस पे कैसा पड़ने वाला है, ठीक है? उसका आपने एक एक चित्रण जो है, वो एक चित्र खींचा।
दूसरा आप ये भी समझना चाह रहे हैं कि भाई जैसे जापान जैसी कंट्री हो गई, वो जिस तरीके से अपने लोगों को बचाने का प्रयास कर रही है, ठीक है, तो भारत क्यों नहीं कर पा रहा है ना? और उसमें गिरता हुआ रुपया जो है वो आपने एग्जाम्पल के रूप में दिया। तो हम ये दोनों चीजों को एक एक करके लेंगे। पहले मोंटी सिंह आलूवालिया जी का आपने जिक्र किया, या जो अंग्रेजी के अखबार में बड़े बड़े आर्टिकल्स लिखने वाले इकोनॉमिस्ट है, इनका जिक्र किया। सर इनकी प्रॉब्लम क्या है? ये लोग लिखते हैं बड़े बड़े बिजनेस और इंडस्ट्रियल हाउसेस को ध्यान में रख के, ये एक्सटर्नल सेक्टर जो है अपना एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर है, इसको ध्यान में रख के ये लोग लिखते हैं। ये नहीं समझते हैं कि यदि रुपया गिरता चला जाएगा तो इंपोर्ट महंगा होता चला जाएगा, और इंपोर्ट महंगा होगा तो सबसे पहले 80% आबादी जो इस राष्ट्र की है, जो अपने जीवन यापन के लिए संघर्ष कर रही है, वो सबसे पहले रोड रोलर के नीचे जो है उसको पीस दिया जाएगा। तो ये जो है ना, ये दिक्कत मैं देखता हूं, जितने भी अर्थशास्त्री हैं वो इंडस्ट्रीज को ध्यान में रख के लिखते हैं, वो जनता को ध्यान में नहीं लिखते हैं। एनीवेज, हम आते हैं अपने मुद्दे पे। देखिए, आपने एकदम सही कहा कि ये जिस तरीके से दाम बढ़ रहे हैं और निचला तबका जो रोजमर्रा का जो गैस जो जरूरत है खाना पकाने के लिए, यदि वो भी नहीं कर पा रहा है, घर में बच्चे भूखे बिलख रहे हैं, 2 जून का आप खाना पका हुआ खाना नहीं दे पा रहे हो, तो जाहिर सी बात है कि एक आक्रोश और एक गुस्सा जो है वो उमड़ेगा, वो फूटेगा जनता के अंदर, ठीक है। और यदि ये फूटा तो ये एक तरीके से हो सकता है सड़कों पे आपको नजर भी आया, और नजर आया नोएडा में। आपने देखा, आप जानते होंगे 2 हफ्ते पहले नोएडा में जम के संघर्ष हुआ है। वहां जो मजदूर वर्ग है उन्होंने खुला जो है विरोध कर दिया था कि उनको गैस नहीं मिल रहा। 3-4 हफ्ते पुरानी बात है। तो ये एक व्यापक रूप ले सकता है। अभी तो सिर्फ मजदूर आ रहे हैं, यदि कल को मध्यम वर्ग सड़कों पे उतर गया तो ये सरकार को नहीं संभाला जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा इनके लिए, ठीक है। तो ये कंटेन करने के लिए जरूरी है कि प्रबंधन जो है उस पे सरकार ध्यान दे। फालतू की बातें करना, विदेश मत जाओ, सोना मत खरीदो, अरे हमको जो नहीं करना है वो आप बता रहे हो, आपको जो करना है वो आप कर रहे हो क्या? आपका काम है गैस कम से कम प्रोवाइड करो लोगों को, पेट्रोल डीजल टाइम पे प्रोवाइड करो, वो नहीं कर पा रही है सरकार। तो इसका एक गुस्सा जो है वो लोगों के अंदर बढ़ रहा है। जब आप सप्लाई चीजों को नहीं कर पाते तो आप करते क्या हो? इकोनॉमिक का सीधा सिद्धांत है, आप प्राइस बढ़ा देते हो ताकि डिमांड घट जाए। तो ये सरकार यही कर रही है, सरकार सप्लाई प्रोवाइड नहीं कर पा रही है, अवेलेबल नहीं करा पा रही है। तो इसने क्या किया? इसने हर चीजों के दाम बढ़ाने चालू कर दिए। जब दाम बढ़ाएंगे तो वो छोटू सिलेंडर लेने वाला जो एक गरीब आम मजदूर है, उसकी बीवी बोलेगी भाई नहीं हो पा रहा, रहने दो, मैं लकड़ी पे बनाती हूँ, चूल्हे पे बनाती हूँ, छोड़ दो इसको, है ना। तो वापस से भारत उसी तरफ जो है जाता हुआ नजर आएगा, जहां पे ग्रामीण इलाकों में आपने बहुत वाहवाही लूटी थी उज्ज्वला योजना और 6 सिलेंडर देंगे साल में और इस टाइप की बातें करके, अब वापस से आप वहीं आ रहे हो जो 2000 के पहले था, नहीं मतलब 1991 के पहले जो देश का हाल था, कहीं ये देश उस तरफ ना चला जाए, मुझे उस चीज का भय है। तो ये तो आपने एकदम सटीक बात कही कि प्रबंधन इस सरकार का बहुत बुरा है। प्रबंधन बुरा होने के कारण चीजों का अभाव हो रहा है, चीजों का अभाव हो रहा है, इसलिए लोग सड़क पे ना आए, इसलिए दाम बढ़ाए जा रहे हैं, दाम बढ़ाए जा रहे हैं ताकि उस चीज की डिमांड अपने आप कम हो जाए। पर यदि दाम बढ़ेंगे तो इसमें सबसे ज्यादा बुरा असर निचले तबके पे पड़ेगा। ये हुई पहली चीज। दूसरी चीज, आपने बोला कि भाई जापान जैसा सप्लीमेंट्री बजट क्यों नहीं इंडिया लेके आ पा रहा। देखिए, जापान जो है वर्ल्ड का सबसे ज्यादा इंडेप्टेड यानी कर्जे में डूबा हुआ राष्ट्र है। 240% जीडीपी का जो है वो डेट है जापान के ऊपर में। उसके बाद भी वो अपने लोगों को बचा रहा है। वहां के लोग भारत से बहुत अच्छे कंडीशन में हैं। उनका पर कैपिटा इनकम $10,000 से ज्यादा, हमारा $2,500 के आसपास में है, 2,500 से 3,000 के बीच में, ठीक है। वो तो उनका बहुत ज्यादा $15,000 के ऊपर है। तो कहने का अर्थ ये कि वो रईस लोगों को भी बचाने के लिए, हमारे मुकाबले तो रईस ही है भाई, तो उनको बचाने के लिए उनकी सरकार सोच रही है, और हमारे देश की सरकार गरीब को बचाने के बारे में भी नहीं सोच रही है, ठीक है। वहां की सरकार जो है, वहां की जनता जो कि रईस है हमारे मुकाबले, उनको बचाने के लिए सोच रही है। और हमारी सरकार
जो गरीब पिसे हुए हैं उनको भी बचाने के लिए नहीं सोच रही है। अब क्यों नहीं सोच रही है? इसका बहुत बड़ा कारण है गिरता हुआ रुपया, ठीक है। और पिछले 14 महीने में रुपया जो है लगभग 15% नीचे गिरा। सरकार हर चीज की जिम्मेदारी ईरान वॉर के ऊपर में ठोक दे रही है कि ईरान वॉर हुआ है, खाड़ी में युद्ध चल रहा है, इसलिए सारी प्रॉब्लम्स है। ना 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 ना, नो सर, नो मैडम, ये रीजन नहीं है। ये वॉर होने के पहले से ही रुपये का स्लाइड जो है वो शुरू हो गया था। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इंडिया को छोड़ छोड़ के भाग रहे थे। और मैं आपको बताऊं अभय जी, जिस तरीके से मोंटेक सिंह आलूवालिया जी का आर्टिकल आ रहा है कि गिरता हुआ रुपया अच्छा है, आप जितने भी बड़े क्रीम लोगों को सर्व करने वाले चैनल्स हैं या कॉर्पोरेट मीडिया आप बोल लीजिए, इकोनॉमिक टाइम्स, सीएनबीसी, हर जगह क्या एक हवा बनाया जा रहा है। मैंने जहां पिछली बार छोड़ा था वहीं से शुरू कर रहा हूं कि एक हवा क्रिएट किया जा रहा है कि देश के अंदर में 2013 या 1991 की तरह एनआरआई से बॉन्ड द्वारा पैसे उठाए जाने चाहिए। 1991 और 2013 में एनआरआई से बॉन्ड के माध्यम से पैसा उठाना लास्ट विकल्प था। यहां की सरकार की आप ये कह लीजिए कि अंदर की जो दृढ़ शक्ति है, जो संकल्प है, वो पहले ही इतना कमजोर हो गया कि अभी से मीडिया के माध्यम से हवा बनाया जा रहा है कि बहुत बड़ा कुछ तो भी है, प्रधानमंत्री आके बार बार जो है लोगों को चिता रहे हैं और इसके माध्यम से एनआरआई लोगों को जो है ये बढ़िया मौका दे देंगे कि भाई आप जो है बॉन्ड के माध्यम से हम आपको हाई इंटरेस्ट रेट पे पेमेंट करेंगे। ये कोई भाजपा की सरकार के पैसे नहीं है कि हाई इंटरेस्ट रेट पे एनआरआई को देंगे, ये टैक्स पेयर के पैसे, मेरे और आपके। तो ये हमारे पैसे, हम जो इनकम टैक्स या जीएसटी देते हैं वो टैक्सेस से ये एनआरआई से पैसा रेज करके उनको सब्सिडाइज करेगी। जो मुझे दिख रहा है, जो मैं देख रहा हूं चित्रण, अभी तक ये हुआ नहीं है, ये मेरा अनुमान है। जिस तरीके से मैं मीडिया में न्यूज देख रहा हूं उसमें पूरा ये चित्रण बनाया जा रहा है कि देश के अंदर में जो है बहुत बड़ा त्राइमाम होने वाला है, एक भौकाल क्रिएट किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि एक ही अपॉर्चुनिटी, एक ही तरीका है गिरते हुए रुपये को बचाने का, और वो है कि एनआरआई, जो भारत का बहुत बड़ा एनआरआई वर्ग है, उससे पैसा जो है उठाया जाए। अब मैं आपको मतलब ये बताता हूं, इकोनॉमिक टाइम्स की आज की जो मेन लीड स्टोरी है, उसकी हेडलाइन क्या है? डिफरेंट एरास बट करंट रुपी स्लाइड हैज एलिमेंट्स ऑफ 1991 क्राइसिस। अशोक भट्टाचार्य की रिपोर्ट है। यानी ये 1991 क्राइसिस अब मीडिया के हेडलाइन में आना चालू हो गया है। अब आप देखते जाइए, ये इकोनॉमिक टाइम्स में शुरुआत हुई है, ये इसके पहले इलेक्ट्रॉनिक चैनल में बजना शुरू हो गया था। अब ये आपको बिजनेस स्टैंडर्ड, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, सब जगह नजर आएगा और एक हवा बनाने का प्रयास किया जाएगा कि एनआरआई के माध्यम से पैसा उठाओ। पर एनआरआई को जो आप पैसा दोगे वो मेरे और आपके, हम जो टैक्स पेयर ने हैवी टैक्स पे किया है उसको सब्सिडाइज करके आप उनको पेमेंट करने वाले हो। आपके अगले सवाल में मैं बताऊंगा कि इसका अर्थ क्या हुआ। तो मोटा मोटी ये आप समझ लीजिए कि भारत की सरकार की दृढ़ शक्ति जो है, संकल्प शक्ति जो है, उसमें मैं बहुत बड़ी गिरावट देख रहा हूं, अभाव देख रहा हूं। वो किसी तरीके से प्रबंधन जो है वो नहीं कर पा रही है। जी अभय जी। नहीं, देखिए, ये जब सरकार की संकल्प शक्ति गिर जाती है और उसके प्रबंधन की चूलें हिल जाती हैं, तो ऐसे में जो सबसे बुरा, जिसकी मुझे ज्यादा चिंता रहती है कि उसका असर लोगों की जिंदगी पे तो पड़ता ही है, देश की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, जो आर्थिक स्थिति है, उसके ऊपर पड़ता है। अब देखिए, क्या, पहला सवाल मेरा यह है, क्या भारत को तेल की सप्लाई पर्याप्त रूप से हो रही है? क्या भारत सरकार पेट्रोल पंपों पे और जहां-जहां ज़रूरत है वहां पर तेल की, पेट्रोल की, डीजल की और गैस की सप्लाई लगातार करती रहेगी? अगर सप्लाई शॉक है और सप्लाई में रुकावट है तो निश्चित रूप से कुछ दिन बाद ही ऐसा नज़ारा आ जाएगा कि तेल की राशनिंग शुरू हो जाएगी। गोवा में खबरें मिली हैं कि वहां पर पेट्रोल पंपों के ऊपर लाइनें लगी हुई हैं और जो लोग जितना मांगते हैं उसका 15-20% ही पेट्रोल दिया जा रहा है। ऐसा देश के कई इलाकों से खबरें आ रही हैं। मुझे नहीं पता नागपुर में क्या स्थिति है, आप बताएंगे। अभी वो स्थिति
एनसीआर में, नेशनल कैपिटल रीजन में, गाजियाबाद में या फरीदाबाद में या दिल्ली में नहीं दिखाई पड़ी। लेकिन जब गोवा में हो गई है और दूसरी कई जगहों पे हो गई है, तो वो स्थिति यहाँ भी आ सकती है। आप इसको पता नहीं कब ये स्थिति आ जाए। और ऐसा होने पे क्या होगा? ऐसा होने पे क्या होगा कि ऐसा होने पे एक तरह के, जब भी राशनिंग होती है और किल्लत हो जाती है, तो उसके रॉयट होने की, यानी तेल के पेट्रोलियम रॉयट्स होने की एक आशंका पैदा हो जाती है। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो हो जाएँगे राइट्स, लेकिन उसकी आशंका पैदा हो जाती है। एक तो कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई हैं, बढ़ी हुई कीमत लेके भी आदमी जाएगा, उसको पेट्रोल मिल नहीं रहा है, तो ऐसे में तो उसको गुस्सा आएगा ही बहुत ज़्यादा। अब देश में गिग वर्कर्स हैं। गिग वर्कर्स देश में कोई ऐसा नहीं है कि 10, 20, 50 लाख हो, 8 करोड़ गिग वर्कर्स हैं। 8 करोड़ गिग वर्कर्स हैं। तो उनकी जो रोजी-रोटी है, वो तो पूरी तरीके से गिग वर्कर्स की जो रोजी-रोटी है, वो तो पूरी तरीके से इसी के ऊपर निर्भर करती है कि वो अपनी फिटफिटिया में, अपनी बाइक में, अपनी मोपेड में वो तेल पड़वाएँगे और सामान लेके दौड़ के जाके सप्लाई करेंगे। अगर वहाँ उनको प्रॉपर ठीक से तेल नहीं मिल रहा है, महँगा भी खरीदने को तैयार है किसी तरीके से, लेकिन मिल ही नहीं रहा है, तो फिर 8 करोड़, और वो सब नौजवान हैं, उनमें कोई बुजुर्ग नहीं है। वो सब यंग है, गरीब नौजवान बच्चे। ये जो स्थिति है, ये मुझे चौंकाती है, घबरा देती है मुझे। क्योंकि इससे क्या होता है कि इससे धीरे-धीरे करके टिपिंग पॉइंट, एक विस्फोटक की स्थिति पैदा होती है। मैं उसके लिए चिंतित हूँ राजीव जी। जी। सर देखिए, आप घबरा रहे हैं, ये मतलब थोड़ी बहुत इसमें बदमाशी भी है, थोड़ी बहुत क्या, बहुत ज़्यादा बदमाशी है। तेल की कमी है नहीं, जब जापान इंतज़ाम कर ले रहा है तो भारत क्यों नहीं कर पा रहा है? ठीक है, वहाँ पर कैपिटा ऑयल कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, यूएस से तेल बेचने के लिए खड़ा हुआ है, दाम लगाने वाला कोई मिलना चाहिए। रशिया जो है तेल लेके खड़ा हुआ है, दाम लगाने वाला कोई मिलना चाहिए। तो ऐसा नहीं है सप्लाई की कमी है, प्रॉब्लम यह है कि आप पेमेंट करने के हैसियत में हो कि नहीं हो। जो पिछले 1.5 साल से आप ये कह लीजिए कि एक ही भोपू बजाया जा रहा था कॉर्पोरेट मीडिया द्वारा कि भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बहुत ज्यादा है, हमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप याद कीजिए, मैंने इसी चैनल पे ना जाने कितनी बार इस चीज को दोहराया कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नहीं, फॉरेन करेंसी एसेट जो है वो मायने रखता है। जी। प्रॉब्लम ये हो रहा है कि फॉरेन करेंसी एसेट इतना कम हो गया है कि आपके 7 से 8 महीने की इंपोर्ट का रह गया है, जो कंफर्टेबली पहले 11 महीने या 12 महीने का हुआ करता था। तो इस कारण से सरकार अंदर से घबरा गई है, और सरकार कहाँ राशनिंग पहले चालू कर रही है, वो इलाके जहां पे रईस लोग घूमने जाते हैं, टूरिस्ट स्पॉट, तो जैसे कि गोवा हो गया। अब ये चीज आपको ऋषिकेश में नजर नहीं आएगी, वहां भी भारी मात्रा में जो है लोग पहुंचे हुए हैं दर्शन करने के लिए। आपको हरिद्वार, ऋषिकेश उस तरफ में पेट्रोल की किल्लत नहीं नजर आएगी, पर आपको नजर आएगी कहां पे, गोवा में। क्योंकि लोगों को मालूम है, मतलब सरकार को मालूम है कि ये लोग कभी सड़क पे उतर के जो है ये हमको विरोध नहीं करेंगे हमारा। ठीक है, गोवा घूमने गए, नहीं मिला, चुपचाप वापस आ गए। पर यदि ऋषिकेश, हरिद्वार उस तरफ के लोग जो दर्शन करने जाते हैं, उनको हमने अगर समस्या इस तरह की खड़ी कर दी तो वो तो खड़िया खड़ी कर देंगे हमारी। तो ये बड़े ही सोच समझ के जो है ये डिवीजन करके तरीके से चल रहे हैं। एनसीआर में प्रॉब्लम होगा तो लोग खड़िया खड़ी कर देंगे, पर रायपुर, नागपुर ऐसी जगह हुआ तो हमारे तक आंच पहुंचेगी भी नहीं। तो इनका पहला यही है कि ये जो कोर है, जो स्ट्रैटेजी जो मैं समझ पा रहा हूं, वो ये है कि भाई हिंदू कोई त्योहार हो या राजधानी जो हो, वहां तकलीफ नहीं आना चाहिए। वो सृजन करके वो आप जो है बचा के आप रखो पेट्रोल डीजल, वहां कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। और जो लग्जूरियस टाइप जगह है, गोवा हो गया, साउथ हो गया, केरल वेरल, वहां जहां पैसे वाले जाते हैं, जो माइंड नहीं करेंगे, अगर हम उनको पेट्रोल नहीं भी मिला तो वापस आ जाएंगे फ्लाइट लेके, तो वहां से हम लोग राशनिंग शुरू करते हैं। पर ये एक शुरुआत हो गई है, आपने एकदम सही पकड़ा। यदि ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब है कि भारत सरकार अपनी आर्थिक स्थिति को लेके, अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट की स्थिति को लेके अंदर ही अंदर घबराई हुई है, डरी हुई है। और मैं आपको बता रहा हूं कि जिस तरीके से
फ्राइडे को मार्केट टूटा और आज भी मार्केट टूटा। तो वर्ल्ड और मार्केट ठीक है, हमारा मार्केट भरभरा के आज भी गिरा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है ना अभय जी, ये इंगित कर रहा है कि कुछ तो भी बहुत बड़ा प्लानिंग हो रहा है पर्दे के पीछे। देखिए, गरीब लोगों पे असर पड़ेगा, महंगाई बढ़ेगी, ये सब जानते हैं, सबको समझ में आ रहा है, पर पर्दे के पीछे क्या खेल हो रहा है ये हमको समझना जो है बहुत जरूरी है। पर्दे के पीछे जो मुझे खेल दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि ये लोग बहुत जल्दी एनआरआई बॉन्ड लाने की तैयारी कर रहे हैं। यानी देखिए क्या हुआ था, लोगों को थोड़ा ये अंतर भी समझना जरूरी है। यह मेरे प्यारे नए परख के दर्शकों ध्यान से सुनना है, कोई नहीं बताएगा। देखिए, 2 बार मेनली इंडिया ने पैसे रेज किए और भी कई बार किए, पर जो याद रखे जाते हैं, जो मीडिया में हर बार कहा जाता है, वो एक 1991-92 में और दूसरा 2013 में, ठीक है। अब इन दोनों में अंतर क्या था? 1991-92 में इन्होंने इंडिया डेवलपमेंट बॉन्ड नाम से पैसा रेज किया था, जो भारत सरकार ने रेज किया, ठीक है। तो उसके माध्यम से 1.1 बिलियन डॉलर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था 1991 में भारत का, जो ये लाने के बाद में सीधा बढ़ के 4.4 बिलियन डॉलर हो गया। तो देश लगभग मतलब 4 गुना हो गया ये लाने के बाद में। 2.5 बिलियन डॉलर के आसपास जो है वो इसी के माध्यम से रेज किया था सरकार ने। एक ये, और दूसरा रिपेट्रिएशन, यानी जो ब्लैक मनी भारत से बाहर चली गई थी, उस ब्लैक मनी को ले आओ, कोई सवाल आपसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। 2013 में सरकार ने उल्टा काम किया। सरकार ने खुद पैसे रेज नहीं किए, आरबीआई ने पैसे रेज नहीं किए, रघुराम राजन जी ने बैंकों को बोला कि आप पैसे रेज करो, और चूंकि जो भी रुपया गिर रहा है डॉलर के मुकाबले, हमें बचाने के लिए हम आपको 3 साल तक 3.5% पे आपकी हेजिंग करने के लिए तैयार हैं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो ये जो बैंक थे, एसबीआई, आईसीआईसीआई, इन लोगों ने अपने एनआरआई कस्टमर्स को बोला कि भैया आप पैसे दो, हम आपको एफडी में बहुत अच्छे रेट देंगे। तो ये 2 अलग अलग चीजें, 2 अलग अलग तरीके थे। अब ऐसा ही कुछ स्कीम जो है ये करने की तैयारी चल रही है, परंतु अंतर क्या था? 1991 में रुपया एक हफ्ते में 10 दिन में 28% गिरा था, नरसिम्हा राव की सरकार ने जब डिवैल्यूएशन किया था। वैसे ही 2013-14 में, मार्च 2013 से लेके अगस्त 2013 के बीच में रुपया जो था वो, जहां तक मुझे याद आ रहा है, वो भी 27-28% गिरा था। 53 रुपीज से रुपया 68-69 आ गया था। पर अभी तो वैसा हो नहीं रहा ना। अभी तो ऐसा नहीं है कि 10 दिन में या 4-5 महीने में रुपया तेजी से गिर रहा है। अभी हमने देखा 13-14 महीने में रुपया जो है 14-15% गिरा है। तो इतनी हाई तौबा क्यों मच रही है कि प्रधानमंत्री आके जो है वो स्टेट से बोल रहा है कि भाई आप लोग पैसे बचाओ, या गोवा जैसे एरिया में पेट्रोल की राशनिंग शुरू हो गई। ये सारी स्थिति जो है मुझे दिख रहा है कि जबरदस्ती का भगाल क्रिएट करके लोगों को डराया जा रहा है। बट ये पॉलिटिकली जो है इनके ऊपर में भारी भी पड़ सकता है। पर पॉलिटिक्स की चिंता कौन करता है? जब भाई वोट ही जो है, आप बोला जा रहा है कि वोट ही सब नकली पड़ रहे हैं, तो किसको पॉलिटिक्स की चिंता है? भाई पॉलिटिक्स की चिंता तो आप तब करते हो ना जब वोट के माध्यम से सरकार बदलने का डर हो। जिस तरीके से तृणमूल कांग्रेस, शिवसेना है, बिहार में राष्ट्रीय जनता दल, इन पार्टियों ने जो इल्जाम लगाया है, हरियाणा में कांग्रेस, ये तो बोल रहे हैं कि आपके मेरे वोट का कुछ महत्व ही नहीं रह गया। वोट जो है पता नहीं किसके पड़ जा रहे हैं, किसको पड़ जा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो वोटों की चिंता वो सरकार करती है जिनको वोटों का मतलब डर हो। जब वोटों का डर ही नहीं है तो आप तो अपने मास्टर्स जो है, जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, जो आपको चला रहे हैं, जिनकी मदद से आप सरकार चला रहे हो, आप उनको सर्व करने वाले काम करोगे। अब ये एनआरआई बॉन्ड आएगा, 8-9% पे एनआरआई लोगों को इंटरेस्ट रेट मिलेगा, करेंसी हेज रहेगी, करेंसी गिरने का भी डर नहीं रहेगा, भारत सरकार उसकी जिम्मेदारी ले लेगी, आरबीआई ले लेगा। तो ये एनआरआई तो और मोदी 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 जो है वो लॉस एंजलिस जाए, लंदन जाए, जहां जाए करना चालू कर देंगे, क्योंकि उनको फायदा हो रहा है। पर नुकसान किसको हो रहा है? नुकसान इस देश में बैठे हुए टैक्स पेयर को हो रहा है, जो पैसे भर रहा है, जो सब्सिडाइज कर रहा है एनआरआई इन्वेस्टमेंट को, एनआरआई बॉन्ड्स को। तो ये पर्दे के पीछे देखिए बहुत बड़ा गेम चल रहा है जो मुझे लग रहा है। और ये जो हम सामान्य आंखों से जो देख रहे हैं वो कमी देख रहे हैं, राशनिंग देख रहे हैं, ताकि इन चीजों को और ज्यादा जो है मजबूत किया जाए, लोगों के दिमाग में डाला जाए कि भाई अगर ऐसा नहीं करेंगे ना तो रुपया और गिर जाएगा, स्टॉक मार्केट और गिर जाएगा, इसीलिए हम ये स्कीम लेके आए। तो कहने का अर्थ है अभय जी कि ये कॉर्पोरेट्स की सरकार है,
कॉर्पोरेट्स के लिए काम करती है और कॉर्पोरेट्स को जैसे जिस तरीके से फायदा पहुंचे वो अच्छा राजीव जी, क्या ऐसा तो नहीं है, मुझे मोंटेक सिंह अहलूवालिया का वक्तव्य पढ़ के ये मुझे लगा, कहीं कुछ और भी लगा, कि वास्तव में ये लोग गलत सूचनाएं दे रहे हैं। इनका जो फॉरेन करेंसी रिजर्व है तो दरअसल कहीं थोड़ा घट गया है, इतना घट गया है से इन लोगों को चिंता हो गई है। नहीं, वो तो मैंने बताया ना, वो तो आपकी प्रोग्राम में मैंने पहले बताया कि शक्तिकांता दास जी ने $80 बिलियन का जो डॉलर है वो ऑफशोर मार्केट में, सिंगापुर के मार्केट में इन्होंने शॉर्ट करके रखा है। तो वो तो आरबीआई की लायबिलिटी है भाई, वो जो है वो तो आपको आज नहीं तो कल पोजीशन स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा अपना। तो ये देखिए, पहली बात तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व लोगों ने देखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें गोल्ड होता है, उसमें आईएमएफ के स्पेशल ड्राइंग राइट्स रहते हैं। आपको देखना चाहिए फॉरेन करेंसी एसेट, क्योंकि आप कुछ भी इंपोर्ट कर रहे हो तो आप डॉलर दे रहे हो, आप यूरो दे रहे हो, पाउंड दे रहे हो, वो जो पैसा है वो तो कम ही हुआ है, ठीक है, वो कम हुआ है और इंपोर्ट के लिए आपको वही लगेगा। ये सरकार जो है, मैं आपको बता रहा हूं, जो मुझे समझ में आ रहा है, हो सकता है 2-3 महीने बाद या तो मैं गलत साबित हूं या ये चीज एकदम सही साबित हो। ये सरकार जो है ये एनआरआई बॉन्ड्स लाने का प्रोग्राम बना रही है, जिस तरीके से मैं मीडिया में देख रहा हूं, और जो भारत के कॉर्पोरेट्स भारत से बाहर पैसा भेज रहे थे ये दिखा के कि हम ओवरसीज सब्सिडीज से कुछ माल खरीदा हमने बनाने के लिए तो उसको पैसा भेज दिया। ये बहुत बड़ा तरीका है भारत से बाहर पैसे निकाल देने का, ठीक है, एक वो, और दूसरा जो बड़े बड़े लोग जो गोल्ड के माध्यम से पैसा देश से बाहर निकाल देते हैं। अब होगा ये कि ये पैसा वापस लौट के आएगा, और चूंकि अमेरिका में 4.5-5% का रेट चल रहा है, इंटरेस्ट रेट, तो जाहिर सी बात है भारत में 7.5-8-9% देना पड़ेगा, अन्यथा वो क्यों देंगे। तो ऐसा टाइम जब ये बड़े बड़े पूंजीपतियों को मालूम है कि विश्व में कहीं भी डिमांड नहीं है तो हम माल बना के पैसा कमा नहीं पाएंगे, तो चलो ऐसा कुछ किया जाए कि हम पैसा तो कमाते रहे 8-9% और हमको माल बनाने की भी जरूरत ना पड़े, वो मेहनत भी ना करना पड़े। तो ऐसा कर दो कि भाई वो पैसे को वापस हम इंडिया में लेके आएंगे जो हमने बाहर निकाल दिया है, आप हमको हायर इंटरेस्ट रेट दो। अभय दुबे, राजीव रंजन सिंह, ऐसे करोड़ों लोग दिन रात मेहनत करके जो कमा रहे हैं उस पर टैक्स दे रहे हैं, चाहे जीएसटी हो चाहे इनकम टैक्स हो, वो भारत सरकार ले रही है और उससे एनआरआई लोगों को हायर रेट पे पैसे दे रही है। तो ये तो मेरा और आपका खून चूसना होगा ना। ये लोगों को ये चीज समझना, ये पूरा मैकेनिज्म समझने की जरूरत है। तो अभी पूंजीपतियों को मालूम है कि वर्ल्ड ओवर कहीं डिमांड नहीं है प्रोडक्ट की, चाइना के अंदर में ओवर सप्लाई हो गया है प्रोडक्ट्स का, तो पर पैसे तो कमाने हैं, कम से कम 8 से 9% तो कमाना ही कमाना है। तो ये ऐसा किया जाए कि भाई हम ये माल बनाना, फैक्ट्री रन करना, इन सब भी चक्करों में ना पड़े और 8-9% चौका कमाते रहे। जैसे रिटेल इन्वेस्टर समझता है कि भाई बैंक में डाल दो 5-6-7% तो हमको सूद मिलता ही रहेगा। तो ये सोच अब बड़े लोगों की भी होगी है, क्योंकि उनको मालूम है कि उनकी चीजों का खपत नहीं है कहीं भी, और खपत नहीं है और कॉस्ट बढ़ रहा है, फ्यूल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, डीजल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, सब चीजों के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो कौन इतना हेडेक बोलेगा। तो 100% जितने मैं सरकार के चाल चरित्र को समझता हूं, मुझे ये लग रहा है कि आने वाले दिनों के अंदर में एनआरआई लोगों के लिए, कॉर्पोरेट के लिए कुछ बड़ी घोषणाएं होने वाली है, ये बता के कि रूपी के स्लाइड को, ये जो गिरता हुआ रुपया है, इसको थामने के लिए जो है ये काम किया जा रहा है। जी बहुत आपने दिलचस्प बात कही, खास बात ये आपकी नई बात है बिल्कुल कि सरकार एक भौकाल बना रही है, ये कहीं सुनने को नहीं मिलेगा आपको, ताकि उसकी आड़ में वो एनआरआई बॉन्ड जारी कर सके और वहां से वो रुपए खींच सके। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी। ये परिस्थिति तो बहुत तेजी के साथ डेवलप हो रही है, पता नहीं कौन सी नई घटना हो जाए और हम लोगों को उस पर तुरंत विचार करना पड़े, तो हम लोग उस पर नजर बनाए रखेंगे और जल्दी ही फिर मिलेंगे। धन्यवाद।